नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसिटी का वह ताजा इंटरव्यू जिसमें खालिस्तानी आतंकवाद को समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्या कहा है एरिक गॉरसिटी ने, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसिटी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र के इंटरव्यू में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम साजिश और भारतीय फ्लाइट्स को पन्नू की तरफ से दी जा रही लगातार बम की धमकियों पर बड़ा बयान दिया है, जो साफ साफ भारत के प्रति अमेरिका के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। पन्नू बहाना, भारत निशाना। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसिटी ने 24 अक्टूबर को एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें साल 2023 में न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम साजिश और अब पन्नू की तरफ से भारतीय फ्लाइट्स को बम की धमकी के बारे में बड़ा बयान दिया है। गॉरसिटी ने पन्नू के नाकाम कत्ल की साजिश के बारे में बात करते हुए कत्ल की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। गॉरसिटी ने कहा है, अमेरिका इस मामले में तभी संतुष्ट होगा जब पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं जब बात भारतीय फ्लाइट्स को गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी जा रही बम की धमकियों के बारे में चर्चा की गई, तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए शब्दों और कृत्यों को लेक्चर दे दिया। सुनिए। हम शब्दों को नहीं, आतंकी कृत्यों को देखते हैं और इन्हें हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अमेरिकी राजदूत के इंटरव्यू से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। पहला, कथित साजिश को लेकर भारत से जवाबदेही की मांग करते हैं और जवाबदेही तय न करने पर भारत और अमेरिका संबंधों का बहुत कुछ दांव पर लगे होने की धमकी भी दे रहे हैं। दूसरा, गॉरसिटी इस बात का जवाब देने से बचते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क में रहने वाले पन्नू ने अमेरिकी धरती से आतंकवादी हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। इसमें हाल ही में भारतीय विमानों को मिलने वाली धमकियां भी शामिल हैं। तो जो दूसरे देश में रह करके भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, उसकी रक्षा की बात आप करते हो, और अगर कोई दूसरे देश का नागरिक दूसरे देश के यानी कि हमारे देश फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा हो, तो उस पर आप कहते हो कि ये कथनी यानी कि ये कृत्य नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो जो बम की धमकियां अमेरिका में दी जाती हैं फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए, उस पर गिरफ्तारियां क्यों होती हैं? सवाल यह है कि 1985 में कनाडा में भारतीय विमान पर विस्फोट करने वाले मास्टरमाइंड समेत बड़े पैमाने पर हत्या करने वाले उन सिख चरमपंथियों के लिए पोस्टर बॉय आपके लिए बने हुए हैं, जिनको अमेरिका और कनाडा ने शरण दे रखा है। इस पर आपका क्या कहना है? इन सब बातों पर क्या कहना है? जिस पन्नू की आप बात कर रहे हैं, उस पन्नू की हत्या की साजिश में एक व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा चुका है। निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण किया जा चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिर भी आपको ये चीजें चाहिए।
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत, चूंकि आप पहले ही जुड़े हुए हैं तो शुरुआत आपसे ही, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बात यह है कि कोई व्यक्ति हमारी फ्लाइट्स को, एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है और वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो क्या वो अपराधी नहीं है? और अपराधी है तो क्या उसे भारत को सौंपा नहीं जाना चाहिए? इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, धमकी देना क्या अभिव्यक्ति की आजादी माना जाएगा? संजय जी। जी देवेंद्र जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। थोड़ी सी इको की प्रॉब्लम है, इसे थोड़ी ठीक करा दीजिएगा। जी देखिए, जो एरिक गारसेटी ने कहा है तो वास्तव में एक अमेरिकन एम्बेसडर भारत में रह के भारत को ज्ञान दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मजेदार बात ये देखिए, ना तो विदेश मंत्रालय वहां का कुछ बोल रहा है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोल रहा है। अमेरिका बुलवा किससे रहा है? अपने एम्बेसडर से भारत में जी। और थोड़ा हमें यह भी जान लेना चाहिए एरिक गारसेटी है कौन। बाइडेन साहब के बड़े खास हैं और बीच में कुछ समय ऐसा रहा जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो भारत में करीब 2 वर्षों तक एम्बेसडर नहीं थे भारत के अंदर अमेरिकन, और उन्होंने ऐसे व्यक्ति को एम्बेसडर भेजा जो भारत के प्रति पहले से पूर्वाग्रही है। और उसका उदाहरण मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो उस समय इसी एरिक गारसेटी ने कहा था कि हम सीए को देखेंगे और मानवता के उल्लंघन तो नहीं होगा। मतलब अब देखिए, एक एम्बेसडर जो है भारत के इंटरनल मैटर में इंटरवीन कर रहा है। तो ये अब अमेरिका को एक बात जान लेनी चाहिए कि ये भारत है, अपनी टर्म कंडीशन पर काम करता है और मोदी जी के नेतृत्व में, विशेषकर मोदी जी तो अपनी शर्तों में ही बात करते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले। और इसकी एक भूमिका है देवेंद्र जी। देखिए, अमेरिका इस समय बहुत परेशान है, बड़ा खिसियाया हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका की शीशालदर हो रही है। अमेरिका के आज की डेट में कोई बात ज्यादा विश्व में कोई मान नहीं रहा है, यद्यपि आज भी वो ग्लोबल लीडर है, डिक्टेट करता है विश्व को। लेकिन अब अमेरिका से लोग त्रस्त आ चुके हैं। दुनिया भर में रक्तपात कराना हम लोगों ने देखा, किस तरह से ईरान, इराक और भी लीबिया, ना जाने कहां भीषण रक्तपात उसने अमेरिका ने कराया, अफगानिस्तान में करवाया। यही अमेरिका का काम है। वियतनाम में निर्दोष वियतनामियों को मरवा दिया उसने। तो अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। अब अमेरिका बेचैन इस बात को लेकर है कि मोदी जी का भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र विदेश नीति है। अब किसी वो जो गुणनिरपेक्ष वाला था वो करीब करीब भारत ने उस नीति को त्याग दिया है। वो अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। और भारत का जो इस समय रूस के साथ जो संबंध है वो अमेरिका के लिए बड़ा इरिटेटिंग है। अभी मोदी जी जब रूस गए थे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने, प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो अमेरिका को बहुत बुरा लगा। उसके बाद अमेरिका ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया। इससे पहले अमेरिका शांत था, निज्जर का मामला हो गया था, लेकिन अमेरिका नहीं बोल रहा था। अब अमेरिका को लगा कि भारत को दबाया जाए तो कैसे दबाया जाए। ये गुरपंत पन्नू जैसे, कहना नहीं चाहिए मुझे आपके इतने बड़े टीवी चैनल पर, एक छोटे से पिल्ले को लेकर, पंतवंत जैसे पिल्ले को लेकर अमेरिका नाटक बना रहा है। ये चलने वाला नहीं है। भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है, ये अमेरिका भी जान रहा है। लेकिन वो किसी तरह से चाहता है कि हम दबाव का लीवरेज बनाए भारत के ऊपर, शायद भारत हमारी बात मान ले, हम उसको डर दिखाएं। तो उसको मेन दिक्कत है रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से निकटता भारत की। दूसरा, जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन में
चाइना के साथ जो भारत का हुआ है सेनाओं का पीछे उसका जो समझौता हुआ है जी, और पीछे गई नहीं है सेनाएं, पीछे कल से जा रही हैं। जी जी जी, ये भी अमेरिका को बहुत नागवार गुजर रहा है। तो ये बहुत छुटभैये टाइप के हम कहेंगे, बहुत छोटे से मुद्दे को उठाना चाह रहा है, और अमेरिका जानता है कि भारत दबाव में नहीं आने वाला है, मोदी जी दबाव में नहीं आने वाले हैं। लाख एरिक गारसेटी जैसे एम्बेसडर भारत में बैठ के चिल्लाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका को भी जवाब देना पड़ेगा कि मुंबई जो बम ब्लास्ट हत्याकांड था उसका तहव्वुर रहमानी क्या नाम है, वो जो अमेरिका में रह रहा है, अब उसका काउंटर, एक तरफ एरिक गारसेटी कह रहे हैं कि साहब हम काउंटर टेररिज्म में जब प्रो खालिस्तान की बात करी, प्रो काउंटर टेररिज्म पे वर्किंग कर रहे हैं, और जब तहव्वुर रहमान को लेकर रहमानी के बारे में बात की गई, कह रहे नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और एक्सट्रेडिशन पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ने मांगा है उसको, तो फ्रेंडली इनके यहाँ बैठा हुआ है। तो ये डबल फेस नहीं चलने वाला है, अमेरिका को भी जवाब देना पड़ेगा। एक पन्नू जैसे दो कौड़ी आदमी को लेकर ये नाटक बना रहे हैं, ये भारत बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात। जी, एक बात और जो गारसेटी ने की है वो बड़ी ही एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत अमेरिकी जो संबंध है उस पर भारी पड़ेगा, अगर इसे जवाबदेही तय नहीं की गई तो भारी पड़ेगा। ये बातें तो धमकी देने वाली होती हैं सर, क्या भारी पड़ेगा? देखिए हमें लगता है कि भारत को नहीं भारी पड़ेगा, अमेरिका को भारी पड़ेगा। जी, गारसेटी साहब कहाँ क्या बात कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। भाई जो एम्बेसडर होता है वो डिप्लोमेट होता है, और डिप्लोमेट से इस तरह की बात, वो धमकी भरी बात, वो बातें करना, ये डिप्लोमेसी, ये पार्ट नहीं होता है। बट अगर गारसेटी साहब इसकी बात कर रहे हैं तो ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि भारत को नाराज करना अमेरिका के लिए कितना भारी पड़ेगा। एक तरफ तो आप भारत के साथ चिरौरी कर रहे हो, मिलजुल के काम कर रहे हो, क्वाड को लेकर चीन को काउंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो ये आप नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, भारत आपसे आर्म खरीद रहा है, आप क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। अभी भारत ने हथियार खरीदने के लिए जो वो है वो पैसा दिया है आपको, तो अमेरिका भी जानता है, लेकिन अब मरता तो न क्या करता वाली स्थिति अमेरिका की है, वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है साहब। तो अमेरिका इसमें बहुत झल्लाया बैठा है कि भारत आज दुनिया में, अब देखिए जर्मन चांसलर आए हैं, वो ग्लोबल लीडर उसकी बात कर रहे हैं, तो ये नागवार गुजर रहा है। इधर भारत रूस फ्रांस भारत को तवज्जो दे रहा है, भारत फ्रांस से आर्म खरीद रहा है, तो देखिए अमेरिका किसका सगा है। तो आपको मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से सबमरीन्स पनडुब्बियां खरीद रहा, लेकिन अमेरिका कूद गया। अमेरिका ने कहा कि नहीं हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे, फ्रांस को बहुत बुरा लगा। देखिए कूटनीति में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में समय पर जवाब दिया जाता है, समय का इंतजार किया जाता है और अवसर की देखते ही उसका जवाब दिया जाता है। आज फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ है, अगर नाटो के उसमें है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं उसका रुझान भारत की तरफ है। और जर्मन के चांसलर आए हैं, वो भी जानते हैं आज दुनिया भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। अब जर्मन चांसलर के साथ पता चला है कि करीब 700-800 सीईओज आए हैं, यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं कि साहब हमें भी मार्केट में जगह दे दीजिए, हमें भी मार्केट में जगह दे दीजिए। तो भारत वो वाला भारत नहीं है कि आप उसको डिक्टेट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, सवाल की शुरुआत हो इससे पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं, एरिक गारसेटी जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में, उनके बयान पर क्या राय है आपकी, किस रूप में देख रहे हैं इसे आप? कैसे पूछ रहे हैं आप? जी मनीष जी, आपसे पूछ रहा हूँ। ये अमेरिका का जो दो तरीके की हताशा दिख रही है, एक तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका में चुनाव हो रहा है इसका नवंबर में कोई अप्रत्याशित निर्णय आने वाला है, तो एक इस वजह से हताशा दिख रही है। दूसरे, भारत, चीन और रशिया का मिलना पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रहा।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन भारत, चीन, रशिया एक हो गए उस दिन वर्ल्ड में कोई उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ये दो तरीके की हताशा दिख रही है। और भारत ने पिछले 4 साल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति से चीन के दबाव में नहीं आया, तो भारत के किसी डिप्लोमेट के बयान के दबाव में आएगा? ये उनका सोचना व्यर्थ है। भारत ने चीन का दबाव नहीं देखा। आज सेनाएं वापस हो रही है, वही स्थिति आ गई है जो 4 साल पहले थी। और भारत की जो मित्रता है रशिया से, वो कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अमेरिका ने जो भी सैंक्शंस लगाई, भारत का उस पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। भारत ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया है। भारत अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से चलता रहेगा। इसलिए मैं राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि आगे चल के उन्हें इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर अमेरिका में प्रशासन में चेंज आता है तो। लेकिन ये सिर्फ बयान ही नहीं है, एक तरह से धमकी भी है। अगर जो हत्या की साजिश की जहां तक बात हो रही है पन्नू की, न्यूयॉर्क में, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर भारी पड़ सकता है। ये तो धमकी है एक तरह से। जी, ये सिर्फ संबंधों में 1 महीने की बात है, जब तक अमेरिका में रिजल्ट नहीं आता। ये वहाँ के वोटर को, कनाडा से जो वोटर प्रभावित होकर अमेरिका में आता है, ये उसको लुभाने का एक तरीका निकाला जा रहा है कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपकी डिप्लोमेट जो है ना, अपने देश की राय के बिना कोई भी बयान नहीं देगा किसी भी तरीके का। जी, बिल्कुल स्ट्रैटेजी है वहाँ की कि शायद इससे उन्हें कुछ फायदा मिल जाए। भारत विरोधी वोट, कनाडा में जो सिखों के वोट है जिनका इम्पैक्ट अमेरिका के चुनाव में आता है, वो अमेरिका की करंट सिटिंग सरकार के फेवर में आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन जी की जगह ट्रंप का आना तय होता जा रहा है। और ट्रंप और भारत के रिश्ते कौन नहीं जानता। आप देखोगे कि इस समय भी चुनाव में जितनी भी बातें हो रही हैं, ट्रंप उसमें भारत को खुल के समर्थन करता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। संजय सिंह जी के पास आना चाहेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। संजय सिंह जी, ये तो कोई विशेष बात हुई नहीं कि आपके यहाँ चुनाव है और छवि भारत की खराब करके आप वहां पर वोट लीजिए। इस पर तो रोक लगाना होगा सरकार को कि अगर जो आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अमेरिका में चुनाव है, तो भारत पे कुछ इधर उधर के आरोप लगाइए डिप्लोमेट्स के द्वारा और उसके बाद से चुनाव जीतिए। तो ये तो भारत की छवि खराब करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पर तो रोक लगाना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए देवेंद्र जी, एक मजेदार बात यह है, चाहे वो अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या भारत के अभी लोकसभा चुनाव हो, पैटर्न एक ही है करीब करीब। वहां भी जो कमला हैरिस है वो कह रही है कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ भी यही नैरेटिव चलाया जा रहा था कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो आप ये जान के चलिए ये नैरेटिव कहाँ से क्रिएट हो रहा है। जो अमेरिका की डीप स्टेट, जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, वो ये नैरेटिव चलवा रही है। अब अमेरिका देखिए है क्या, कई मोर्चों पर अमेरिका को खासतौर से बाइडेन को दिक्कत आ रही है। देखिए अमेरिका ये जान रहा है, वहां की जनता जान रही है कि बाइडेन के चलते ही इजराइल और इसका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, हथियार सप्लाई हो रहा है, सीज फायर नहीं हो पा रहा है। इधर यूक्रेन का मुद्दा बहुत गले में हड्डी जैसा अटक गया है। अभी मनीष अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वास्तव में रूस का, देखिए जो वेस्टर्न लॉबी है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, उस वेस्टर्न लॉबी का, यूरोपियन लॉबी का मेन एक एजेंडा था कि रूस को, पुतिन को आइसोलेट करना। लेकिन अभी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पुतिन को, रूस को मॉरल बूस्टर मिला है ब्रिक्स सम्मेलन में, उसमें और भी देश शामिल हुए, भारत और चीन की बात बना दी गई आपस में। पुतिन साहब ने उसमें रोल अदा किया कि भाई ठीक है हम चीन पे दबाव बनाएंगे, कम से कम आओ टेबल पर बैठ के बात करो, ये सब छोटे मोटे जो मतलब ये तुम नाटक करते घूमो शी जिनपिंग, इसको खत्म करो, भारत के साथ आओ, भला तुम्हारा होगा। तो अब दुनिया जान रही है कि भला किस देश के साथ होगा। और ये भी कुछ उस प्रकृति का खेल चल रहा है कि भारत
अब बहुत स्ट्रांग बन के उभर रहा है। भारत एक लीडर के रूप में बढ़ के आया है मोदी जी के नेतृत्व में। उनके अंदर क्षमता है इस विश्व को एक नई दिशा देने के लिए। जो करहाती हुई मानवता है, युद्ध से त्रस्त है, रक्तपात से। मोदी जी बार बार कहते हैं कि लड़ाई जो है, युद्ध किसी का सॉल्यूशन नहीं है, शांति से ही, बुद्ध के उससे ही चलना है। तो भारत वास्तव में आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक किरदार अदा करेगा। तो अमेरिका को दिक्कत तो होनी है इस बात को लेके। तो वही है जो कि अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि रूस को आइसोलेट करना, उसमें असफल हो गया है। वो उसको बहुत बुरा लग रहा है कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो पुतिन को फिर मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया है, वो अमेरिका को बहुत बहुत परेशान कर रहा है। एक चीज हम मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर गारसेटी ने ये बात निकाली ही है कि पन्नू के हत्या की साजिश में जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, तो 1985 में कनाडा में भारतीय विमान पर जो विस्फोट हुआ था, विस्फोट उसके मास्टरमाइंड अमेरिका में हैं, इनका संरक्षक हैं। तो क्या ये जिम्मेदारियां तय नहीं होनी चाहिए? दोनों जिम्मेदारी। लेकिन आज अमेरिका को पन्नू की याद क्यों आ रही है? कनाडा के ये मुद्दा उठाने के बाद, राहुल गांधी के वहां जाने के बाद और पन्नू की एक चिट्ठी रिलीज करने के बाद, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड टूल किट बनाई गई थी जो भारत के चुनाव में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यही टूल किट, जैसे अभी संजय जी जिक्र कर रहे थे, अब और जगह प्रयोग में लाई जा रही है। लेकिन जब वो टूल किट सक्सेस नहीं हो रही ना, तो देश बौखला रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना और भारत में दोस्ती हो गई ना, तो अर्थव्यवस्था अमेरिका की कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि भारत तो सबसे ज्यादा बायर है और चाइना के पास प्रोड्यूस करने की क्षमता है। अभी क्या है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो अच्छे हैं, उसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे पड़ रहा था। तभी तो 4 साल के मंथन के बाद आज चाइना ने रशिया के कहने से भारत से आर्थिक विचार विमर्श आगे बढ़ाने के लिए पहले सेनाओं को पीछे खींचा है। क्योंकि चाइना में इंडस्ट्री तबाह होती जा रही है, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट होती जा रही है, क्योंकि उनके पास जो रॉ मटेरियल तैयार था उसकी कंजम्पशन नहीं है, स्टोरेज की जगह नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए देश इस तरीके के स्टेप ले रहे हैं। आप देखिए रशिया किस तरीके से, रशिया और चाइना, कभी कोई ऐसा इमेजिन कर सकता था कि भारत और चाइना इतना नजदीक आ जाएंगे कि एक फोटो फ्रेम में आ जाएंगे एकदम से? ये लंबी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। अमेरिका का रिएक्शन जो है चुनाव की वजह से कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। नवंबर के बाद से ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और अमेरिका का नया प्रशासन भी भारत की तरफ वैसे ही हाथ बढ़ाएगा जैसे रशिया ने बढ़ाया है या जैसे चाइना ने बढ़ाया है। लेकिन रशिया भारत का अभिन्न मित्र हर परिस्थितियों में रहा है। भारत ने भी उस मित्रता में रशिया का पूरा साथ दिया है। जब कोई भी पेट्रोल की बाइंग नहीं कर रहा था, तब भारत ने रशिया से तेल लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है तेल पे बहुत निर्भर है। आज उसमें रशिया का सहयोग है। तो पश्चिमी देशों को ना ये दोस्ती, ये एका पसंद नहीं आ रहा। लेकिन मोदी जी की डिप्लोमेसी में, मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर जब लोग वापस आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत में तीसरी बार एक सरकार फिर बन रही है, तो जब वो उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो जिन देशों को अपना नुकसान दिख रहा है वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक आतंकवादी के लिए भारत के लिए पन्नू क्या है? भारत के लिए तो पन्नू एक आतंकवादी ही है ना। आप किसी देश के आंतरिक मामलों में कैसे दखल दे सकते हो? लेकिन वो दखल देने की कोशिश बिल्कुल एन मोमेंट में हो रही है जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। और नवंबर में चुनाव के बाद अमेरिका में नया शासन आते हैं, ये सारी चीजें इमैटेरियलिस्टिक हो जाएंगी और फिर देश उसी धारा पे चलने लगेंगे। जी संजय सिंह जी, हम आपके पास पुनः आते हैं। अभी आपने ये कहा था कि एक पैटर्न है और मनीष जी ने भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया। एक पैटर्न, भारत में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें संविधान खतरे में, और कमला हैरिस भी कह रही हैं वहां, जैसे कि आपने कहा कि संविधान खतरे में, ट्रंप आ जाएंगे तो संविधान खतरे में। इसमें कुछ साम्यता दिख रही है आपको? स्पष्ट करिए इसको दर्शकों के सामने। नहीं, सवाल ये उठता है, न भारत में कभी संविधान खतरे में था न होगा जब तक संविधान विरोधी ताकतें ना आके बैठ जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ उस बात को। जी जी। तो अमेरिका की जनता बहुत समझदार है, वहां एजेंसीज हैं वहां की। लेकिन संविधान खतरे में कब आता है? जब मिलिट्री पावर इंटरवीन करने लगती है।
जो आप चाहे अपने बगल के देशों में हम लोग उठा के देख लें, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है। देखिए, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वहां संविधान खतरे ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां मिलिट्री कू होता है। जब मिलिट्री कू होता है तो संविधान खतरे में, डिक्टेटरशिप जब आती है तब संविधान खतरे में पड़ता है ना। तो देखिए, भारत की जो सेना है, हमें गर्व है अपनी भारत की सेना पर। वो राजनीति में दखलंदाजी नहीं करती, वो भारत के मान सम्मान के लिए अपने हमारे जवान अपने प्राणों की बलि देते हैं, बलिदान दे देते हैं। तो ऐसी अमेरिका की फौज है, वहां की फौज भी उसी तरह की है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है, वो अपना अमेरिका के मान सम्मान के लिए दुनिया में जा जाके लड़ती रहती है। तो ये सब देखिए, अब अमेरिका की स्थिति ये बन गई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जो एरिक आर्सेटी ने कहा, मानवता और ना जाने क्या क्या इनके नाटक चलते रहते हैं कि ह्यूमैनिटी और बोलने की आजादी। दुनिया में आप देखिए, ज्यादातर देशों की आजादी छीनने वाले, वहां तानाशाह बैठाने वाले कौन है? डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले यही तो है, यही लोग हैं। आप देख लीजिए, दुनिया में कई देशों को तबाह कर डाला इन लोगों ने। ये इनका एक है, हमारे बगल में बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हुआ है। ये इन्हीं लोगों की सब देन है, जो वहां बैठ के प्रवचन करते हैं कि मानवता के रखवाले बनते हैं, स्वतंत्रता। अरे भारत कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में जो मानवता की रक्षा की बात करे और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है, उस महान राष्ट्र को ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। मतलब मजाक समझ रखा भारत को इन लोगों ने। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि देखिए, भारत की ताकत को अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। अभी जर्मन चांसलर आए हैं और मैंने कल भी आपके चैनल पर मैंने बात कही थी कि वो जो स्किल फोर्स लेबर है उसकी डिमांड करना चाहते हैं कि भाई हमें चाहिए, वहां जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं रह गई है। और आज भी जो मैंने कल कहा था कि करीब 90,000 स्किल लेबर्स को अब जर्मन बुला रहा है, वो एग्रीमेंट हो गया है। देखिए, भारत का एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, अभी फ्रांस ने एग्रीमेंट किया था कि आप हमें हर साल 30,000 स्टूडेंट्स दीजिए भारत से। हम उनको जो वो चूज करेंगे यूनिवर्सिटी, हम उसमें उनको एडमिशन देंगे। हाँ, वो वहां फ्री पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। और 1,000 यूरो शायद एक साल का, मैं ठीक से नहीं याद आ रहा है, उसको 1,000 यूरो अलग से देंगे। तो ये भारत की ताकत है जिसको दुनिया समझ रही है। भारत दुनिया के अंदर तो अमेरिका भी जानता है कि भारत के बगैर मेरा काम नहीं बनने वाला है। ये सब डिप्लोमेसी में चलता रहता है। चले कि हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और जो मेरे बार बार कहने से मैं रह जा रहा हूं, अभी ये जो पन्नू वाला मामला है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि भाई ये लोग कौन है? ये भारत के भगोड़े हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से भागे हैं भारत से, ये ड्रग पेडलर है, ये ड्रग का काम करते हैं, इनको हमें हैंडओवर करिए। आप इलीगल जो फर्जी डॉक्यूमेंट में भागे हुए हैं उनको पनाह देख रहे हैं। मतलब मजाक देखिए, अमेरिका भी क्या कर रहा है। नागरिकता भी दी है जी, नागरिकता भी हाँ, जी। हाँ, नागरिकता नहीं है। अब अमेरिका कह रहे हैं नहीं हमारे देश के नागरिक, हम उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे। मतलब अमेरिका का चरित्र देख लीजिए किस स्तर पर अमेरिका जा रहा है। तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई ये तो भगोड़ा है, ये फर्जी कागजों पे भागे हुए हैं यहाँ से, इनको हमें दीजिए। ये वहां भी मारकाट अपराध कर रहे हैं ड्रग सिंडिकेट बनाने के लिए, तो इन अपराधियों को आप जगह मत दीजिए। हम जयशंकर जी ने साफ कह दिया। जी बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात भी गारसेटी ने की है। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी नहीं है जैसी अमेरिका में है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी में भी दुराव है क्या अमेरिका और भारत में? जी मनीष जी। जी बताइए। जी, हमने आपसे ही सवाल किया था कि गारसेटी ने एक बात कही कि अभिव्यक्ति की आजादी की, वो अभिव्यक्ति की आजादी जैसी अमेरिका में है, यहां नहीं है। क्या अंतर है? जरा हम भी समझ लें, अगर जो आपको अंतर दिखता हो तो।
देखिए दो शब्द का अंतर है कि जो वो यहाँ अमेरिकन डिप्लोमेट होने के बाद बोल रहे हैं और अभी तक उनसे सरकार ने कोई एक्शन नहीं दिया है, इससे बड़ी अभिव्यक्ति से आजादी कोई हो सकती है जी। आप बताइए जी, क्या अमेरिका के देश में कोई राजदूत ऐसा बयान देता और अमेरिका उसे अभिव्यक्ति की आजादी कह के छोड़ देता? ये भारत की उदारता है कि भारत फिर भी ऐसा कोई कदम उनके विरोध में नहीं उठा रहा। तो अभिव्यक्ति की आजादी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आप किसी और देश में बैठ के राजनयिक के रूप में बैठ के उस देश को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तो इनको संबंधों को सुधार की बात करनी चाहिए कि किस तरह से संबंधों में सुधार हो। राजनयिक का रोल ही डिप्लोमेटिक नहीं होता है, राजनयिक का रोल होता है दोनों देशों के संबंधों को बना के रखना, बरकरार रखना, और अगर आपस में कोई डिफरेंस आते हैं तो उसे सॉल्व करना। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये तो अमेरिका के नेता के रूप में स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी एक पार्टी के फेवर में, किसी एक पार्टी के डिसफेवर में। तो ये तो पॉलिटिकल बयान है। फिर भी इन्हें राजनीति की वजह से जो इम्यूनिटी मिली हुई है तो इन पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप देखिए भारत ने अभी अपने सारे राजनयिक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान पे वापस बुला लिया, नहीं बुला लिए, लेकिन ना भारत के राजनयिक ने वहां बयान दिया, ना कनाडा के राजनयिक ने यहाँ बयान दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया तो उस पर कार्रवाई हुई। तो अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के कारण वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आगे चल के भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों में दरार डाले और उससे आगे उनके लिए समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि आज अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है वो भारत ही है। बिल्कुल, ये अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए। जी, संजय सिंह जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि इस बयान के बाद भारत को क्या कदम उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? देखिए, ये जो डिप्लोमेसी के मामले होते हैं इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं की जाती है, बहुत आराम से ठंडा करके, कहते हैं ना दूध ठंडा करके पिया जाता है। अभी 5 साल भारत ने चीन को उसकी औकात बताई है। भारत ने फौज डिप्लॉय कर दी थी बॉर्डर पे, चीन भी अरे कहने लगा अरे भारत इतना मजबूत हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बना दिया, और हथियार खरीदे, राफेल खरीदे भारत ने, सब नए नए हथियार खरीदे, डिप्लॉय किए, राइफलें खरीद के दी फौज को। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि डिप्लोमेसी में कोई कदम बहुत जल्दी नहीं उठाया जाता है। आप कनाडा जैसे कहा कि अगर वहां के प्रधानमंत्री बिल्कुल आउट ऑफ उसमें जाके बोल रहे हैं तो भारत ने, जैसा भी हमारे एक्सपर्ट ने अभी कहा कि अब भारत ने बुला लिया और यहां से निकाल भी दिया, और सबसे बड़ा तमाचा ये मारा भारत ने कि तुम निकलो यहां से, बाहर भाग जाओ। तो ये है। दूसरी मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी पन्नू की बात उठा रहे हैं। अभी कल ही मैं सुन रहा था मीडिया पे और कुछ पेपरों में भी छपा है, ये जो अभी कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें आतंकवादियों के पास अमेरिकन MP4 राइफल मिली है। अगर भारत पूछेगा ये भैया आतंकवादियों पे ये MP4 राइफलें कहां से आ रही है, अमेरिकन राइफलें, तो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और उससे हमारे जवान शहीद हुए हैं, पोर्टर मारे गए हैं, और वो पिक्चर में है वो अमेरिकन राइफल लेके। आप पन्नू का नाटक बना रहे हो। आपके तो हथियार भारत में टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, ये चरित्र चलने वाला नहीं है अमेरिका को। अमेरिका को जवाबदेह होना पड़ेगा कुछ चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेह होना पड़ेगा, और इस तरह की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। ये अमेरिका को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने जो विद्वानों से चर्चा की उसका सार निकल करके यही आया है कि वास्तव में चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो बात वास्तव में देशों पर बन आएगी तो अमेरिका को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसके इतने कारनामे भारत में हैं जिसका बड़ा ही मुश्किल से जवाब दे पाएगा। ताजा उदाहरण अभी जो कश्मीर में आतंकी मारे गए हैं उनके पास से MP4 राइफल जो अमेरिका में तैयार किया जाता है वो मिला है।
इसका जवाब भी उसे देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किरकिरी होगी वो शायद ही अमेरिका झेल पाए। साथ ही साथ अगर जो संबंधों की धमकी दे रहे हैं तो भारत भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आप भारत के लिए। अगर आप संबंधों को सही नहीं रखना चाहते तो आपको भी नुकसान है, भारत को कुछ खास नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो बाजार है और भी देश हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।